इतिहास गवाह है कि इस नए एपिसोड के साथ मैं हूं अनुराधा प्रसाद। राजीव गांधी को मिस्टर क्लीन कहा जाता था क्योंकि उन्होंने सत्ता के गलियारों में फैले बिचौलियों पर नकेल कसने के लिए अभियान चलाया था। लेकिन 1987 आते आते राजीव गांधी की मिस्टर क्लीन की छवि को धक्का लगने लगा। जहां उनके करीबी अरुण नेहरू, अरुण सिंह और वीसी शुक्ला जैसे लोग साथ छोड़ गए, वहीं वीपी सिंह ने भ्रष्टाचार के सवाल पर कैबिनेट से इस्तीफा देकर झटका दे दिया। अब ये इत्तेफाक था या बस बुरा वक्त? वीपी सिंह के इस्तीफे के 4 दिन के बाद 16 अप्रैल 1987 को स्वीडन के नेशनल रेडियो पर एक खबर प्रसारित हुई। स्वीडिश कंपनी बोफोर्स ने भारतीय नेताओं और रक्षा दलालों को 64 करोड़ रुपए की रिश्वत दी है। इस खबर ने भारत की राजनीति की दशा और दिशा ही बदल दी। रिश्वत की खबर के बाद भ्रष्टाचार का मुद्दा सेंटर स्टेज पर आ गया और वीपी सिंह भ्रष्टाचार विरोधी मुहिम के मुखिया बन गए। बीस अप्रैल 1987 को राजीव गांधी ने लोकसभा में बयान दिया कि बोफोर्स सौदे में किसी भारतीय को दलाली नहीं दी गई है। राजीव ने कहा कि उनके निर्देश पर वीपी सिंह पावर ब्रोकर्स और रक्षा दलालों से निपटने की मुहिम चला रहे थे। इसी मुद्दे पर बोलते बोलते राजीव गांधी ने वीपी सिंह की तुलना राजा जयचंद से कर दी। स्वीडन से रेडियो से एक दफा अनाउंस हुआ कि इस तरह की एक बॉफर गन की डील हुई थी जिसमें पैसा उस वक्त 64 करोड़ रुपए का घपला हुआ है। बाद में तो पता चला कि काफी ज्यादा हुआ, लेकिन बाद तो अब जब वहां से खबर आई तो यहाँ पे जब छपी, यहाँ पे हुई तो उस पर हल्ला हुआ कि भाई ये पैसा कहाँ गया, और वो राजीव गांधी के से जोड़ा गया। लेकिन अंग्रेजी अखबार द हिंदू की रिपोर्ट ने बोफोर्स सौदे की दलाली में नया खुलासा करना शुरू कर दिया। द हिंदू ने सीरीज में बोफोर्स सौदे से जुड़े दस्तावेज छापे और बताया कि दलाली के पैसे कोड नेम के साथ स्विस बैंक में जमा कराए गए। राजीव गांधी के कुछ दोस्तों का पैसा विदेशों में था। उस थोड़े से पैसे को बचाने के डर ने, हालांकि वीपी सिंह उन चीजों के ऊपर कभी उन्होंने कोई इंक्वायरी की ही नहीं, जो उनके दोस्त जिस पैसे के कस्टोडियन माने जाते हैं। और ये कहा जाता है कि वो जो 64 करोड़ रुपया था उसको इधर उधर करने में या मैनेज करने में कुछ लोगों का हाथ था। उन लोगों को डर लगा, उन्होंने राजीव जी को समझाया। राजीव ने वीपी सिंह का वित्त मंत्री के तौर पे काम करना एकदम मुश्किल कर दिया। उनको शिफ्ट किया डिफेंस में वीपी सिंह को। जब स्वीडन रेडियो ने एक समाचार प्रसारित किया कि बोफोर्स तोप नाम के सौदे में 1450 करोड़ का जो सौदा, उसमें 64 करोड़ की दलाली ली गई है, तब विश्वनाथ प्रताप सिंह कांग्रेस से बाहर आ चुके थे और ये छोटी सी खबर यहाँ के अखबारों में छपी थी, उसको विपक्ष ने मुद्दा बनाया। Keeping in mind the type of weapons that are available to बोफोर्स की आंच सीधे राजीव गांधी पर आई। इटालियन कारोबारी ओत्तावियो क्वात्रोकी का नाम आया। अमिताभ और उनके भाई अजिताभ बच्चन का नाम बोफोर्स दलाली से जुड़ा। इसके बाद जुलाई 1987 में अमिताभ बच्चन ने लोकसभा से इस्तीफा दे दिया। अगले साल 1988 में अमिताभ बच्चन की छोड़ी इलाहाबाद लोकसभा सीट पर उपचुनाव का ऐलान हुआ। अंदर से क्या मतभेद पैदा हुए कि वो छोड़ के चले गए, लेकिन अरुण सिंह ने कम से कम ये मैंने देखा कि वो छोड़ के चले गए। उसके बाद उन्होंने कभी कोई टीका टिप्पणी नहीं की, राजनीति से ही अलग हो गए। जबकि अरुण नेहरू ने बाकायदे पूरा एक बदला लेने का काम किया। अरुण नेहरू और वीपी सिंह खुल के उनके खिलाफ आए,
उनके खिलाफ चुनाव लड़े, उन पे भारी उनकी आलोचना की, उनके खिलाफ आरोप लगाए। जो राजीव गांधी एक मासूम लड़का है, नया है, स्वच्छ है, कुछ बदल लाएगा, और बाद में देखा कि उसने डिफेंस में रिश्वत ले ली और उनके पार्टी के लोगों किसी ने उनकी रक्षा ठीक से नहीं की, डिबेट में जवाब ठीक से नहीं दिया, और धीरे धीरे एक इम्प्रेशन बन गई और दुनिया भर की झूठ भी चिपक गई उनके साथ। 1988 में इलाहाबाद लोकसभा का उपचुनाव था, जिसमें 40 साल की राजनीति के इतिहास में पहली बार भ्रष्टाचार को चुनाव का केंद्रीय मुद्दा बना दिया। उपचुनाव के जरिए वीपी सिंह ने खुद को भ्रष्टाचार के खिलाफ सबसे बड़ा सिपाही के तौर पर प्रोजेक्ट किया। उनकी जेब में एक कागज का टुकड़ा रहता था। अपनी सभाओं में वीपी सिंह उस कागज के टुकड़े को दिखाते और लोगों को बताते कि यही कागज का टुकड़ा बोफोर्स सौदे का कच्चा चिट्ठा है। बोफोर्स कांड के खुलासे के बाद राजीव गांधी घिर गए। इलाहाबाद उपचुनाव में वीपी सिंह निर्दलीय उम्मीदवार बने। नारा लगा, राजा नहीं फकीर है, भारत की तकदीर है। ज्यादातर विपक्षी दल वीपी सिंह के समर्थन में आ गए। हरियाणा के मुख्यमंत्री देवीलाल ने 100 बुलेट मोटरसाइकिल सवार नौजवानों की फौज वीपी सिंह के चुनाव कैंपेन के लिए भेजी। वीपी सिंह की उम्मीदवारी के आगे कांग्रेस उम्मीदवार और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के बेटे सुनील शास्त्री कहीं नहीं ठहर सके। इलाहाबाद उपचुनाव में 52% वोट पाकर वीपी सिंह जीत गए। और फिर पूरा उन्होंने कैंपेन बोफोर्स का चलाया। यहाँ तक इतना जो है असत्य बोला कि उनके पास स्विस बैंक का अकाउंट है और जनसभा में उन्होंने एक फर्जी नंबर पढ़ा। तो इस तरह से राजीव जी को झूठा बदनाम करके आज तक देखो बोफोर्स का एक पैसा भी कहीं नहीं निकला कि राजीव गांधी या गांधी परिवार के पास हो, लेकिन जनता को गुमराह करके उस चुनाव में राजीव गांधी को हरवा दिया। इस जीत ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जनता का जनादेश सुना दिया। देश की राजनीति करवट बदलने के लिए तैयार हो गई। तो वीपी सिंह का बहुत बड़ा रोल था उसके अंदर। और फिर ये हुआ कि इलेक्शन दोबारा हुआ, राजीव गांधी हार गए, वीपी सिंह प्रधानमंत्री बने, उनकी सरकार मिली। तो ये बोफोर्स के कारण हुआ सब कुछ। इलाहाबाद उपचुनाव में पहली बार कांशीराम की बहुजन समाजवादी पार्टी मैदान में उतरी। वीपी सिंह लहर में बीएसपी तीसरे नंबर पर आई, लेकिन तकरीबन 80,000 वोट पाकर कांशीराम ने तय कर दिया कि उत्तर प्रदेश में दलित राजनीति का मसीहा बीएसपी ही है। इसी चुनाव के बाद कांग्रेस का परंपरागत दलित वोट बैंक खिसक गया। इस नतीजे की एक कहानी भी है। वीपी सिंह के चुनाव जीतने के बाद अरुण नेहरू ने उन्हें कागज का टुकड़ा दिखाते हुए कहा, राजा जी, ये जो इलाहाबाद उपचुनाव में तीसरे नंबर पर है ना, यही यूपी की राजनीति का भविष्य है। अरुण नेहरू ने ये बात कांशीराम की बीएसपी के लिए कही थी। बोफोर्स मुद्दे की वजह से सभी विपक्षी दल एक छतरी के नीचे आने लगे और वीपी सिंह विपक्ष का चेहरा बन गए। इलाहाबाद उपचुनाव ने यह भी साबित किया कि राजीव गांधी सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा है। वीपी सिंह ने बोफोर्स के बहाने भ्रष्टाचार के मुद्दे को खूब भुनाया और जनता से जुड़ गए, और उधर राजीव गांधी धर्म की राजनीति के ऐसे दलदल में फंस गए कि उससे देश आज तक निकल नहीं पाया है। मध्य प्रदेश की तलाकशुदा बुजुर्ग मुस्लिम महिला शाहबानो ने पति से गुजारा भत्ता पाने की लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक लड़ी।
अप्रैल 1985 में सुप्रीम कोर्ट ने शाहबानो के पति को गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया। अदालत के फैसले का मुस्लिम संगठनों ने विरोध किया। विरोध इस आधार पर हुआ क्योंकि मुस्लिम पर्सनल लॉ के मुताबिक तलाक के बाद पति को मेहर की रकम अदा करनी पड़ती है। उसके बाद गुजारा भत्ते का कोई प्रावधान नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, अगर पत्नी के पास कमाई का कोई साधन नहीं है तो पति उसे गुजारा भत्ता देगा। शुरुआत में राजीव सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पक्ष लिया, लेकिन मई 1986 में राजीव सरकार मुस्लिम संगठनों की नाराजगी के आगे झुक गई। संसद में कानून बनाकर शाहबानो केस पर अदालत का फैसला पलट दिया गया। शाहबानो वाला केस बड़ा एक विवादित विषय था। इसमें कोई शक नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद जो वो शाहबानो को कॉम्पेंसेशन देने का, हर्जाना देने का ऑर्डर जो सुप्रीम कोर्ट ने किया, उसके बाद पार्लियामेंट से कानून पास करके, एक्ट पास करके, वो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का मसला था और उसमें बहुत ही विवाद हुआ और उसको लेके जरूर लोगों में असंतोष था। जो कानून पास हुआ पार्लियामेंट में, उसको लेके देश में प्रचार इतना हुआ कि हमारी सरकार उसमें बदनाम हुई। संसद में बाकायदे बहस हुई। संसद में बहस के बाद जो है ये लबोलवाब निकला कि भाई ये जो है लोगों की भावनाओं का भी ख्याल रखना चाहिए। किसी धर्म की अगर कोई भावनाएं किसी मजहब की, तो उस भावनाओं के आधार पर भी जाना चाहिए। उस लिहाज से वो फिर जो है बिल लाया गया। राम और रामायण ने हमेशा इस देश की राजनीति को प्रभावित किया है। राजीव गांधी का कार्यकाल भी इससे अछूता नहीं रहा। कैसे एक टेलीविजन सीरियल ने उस दौर की राजनीति की दिशा बदली, ये हम आपको बताएंगे इस ब्रेक के बाद। जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, उस समय दूरदर्शन पर रामायण सीरियल दिखाया गया, लेकिन वक्त के साथ राम और राजनीति का ऐसा रिश्ता बना कि आने वाले दिनों में कांग्रेस को भारी नुकसान हुआ। इस मुद्दे ने जहां कांग्रेस के ट्रेडिशनल वोट बैंक में सेंध लगा दी, वहीं शाहबानो केस ने भी मुसलमानों से कांग्रेस का भरोसा डिगा दिया। शाहबानो केस से हिंदू कट्टरपंथी संगठन भड़क गए। इसी वक्त विश्व हिंदू परिषद अयोध्या मुद्दे पर आंदोलन खड़ा कर रहा था। अयोध्या मसले पर हिंदू मुस्लिम तनाव बढ़ा। मेरठ सहित कई शहरों में दंगे हुए। जनवरी 1989 में इलाहाबाद महाकुंभ की धर्म संसद में राम जन्मभूमि मंदिर के शिलान्यास का फैसला हुआ। तब उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार थी। दोनों राज्यों के तत्कालीन मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी और मोतीलाल वोरा ने वीएचपी के कार्यक्रमों में मदद की। बीजेपी अब तक अयोध्या से दूर थी, लेकिन जून 1989 में पालमपुर अधिवेशन के दौरान संघ के भारी दबाव के बाद राम मंदिर मुद्दे से बीजेपी पूरी तरह जुड़ गई। राम का जन्म हुआ था। जो राम मंदिर का मुद्दा था वो आरएसएस की चेष्टा थी कि जो हमारी सोसाइटी है, कास्ट बेसिस पे डिवाइडेड सोसाइटी है, उसका हिंदूकरण या हिंदुत्वकरण होना जरूरी है। जब तक वो नहीं होगा, उनका जो एजेंडा है और उनकी जो एम्बिशंस हैं बीजेपी को सत्तारूढ़ करने की, वो पूरी नहीं हो सकती। 14 अगस्त 1989 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अयोध्या में स्टेटस को का आदेश दिया। इस फैसले को वीएचपी जैसे संगठनों ने राम जन्मभूमि मंदिर के शिलान्यास की इजाजत मांगी। कांग्रेस ने भी
यही गलती हुई। इसी बीच 22 से 26 नवंबर 1989 के बीच चुनाव का ऐलान हुआ। तीन नवंबर को राजीव गांधी ने अयोध्या से चुनावी अभियान की शुरुआत कर दी। राजीव गांधी ने कहा कि अगर वो चुनाव जीते तो राम राज्य यानी गांधी का राम राज्य ले आए। वहीं वीएचपी ने 9 नवंबर को विवादित स्थल से थोड़ी दूर राम मंदिर के लिए शिलान्यास का ऐलान कर दिया। तत्कालीन केंद्रीय गृह मंत्री बूटा सिंह अयोध्या गए। उनकी निगरानी में शिलान्यास का कार्यक्रम हुआ। राजीव सरकार ने साधु संतों के लिए अयोध्या के विवादित स्थल के दरवाजे शिलान्यास के लिए खोल दिए। राम टेम्पल का मुद्दा कांग्रेस के भीतर से ही उठाया गया, उन लोगों के द्वारा जो कहते थे कि वो राजीव गांधी के साथ है लेकिन असल में थे नहीं। ये अंदर की कांग्रेस की भीतर की राजनीति थी जिसका संबंध भारतीय जनता पार्टी की राजनीति के साथ भी था। उनके दिल में जरूर एक राष्ट्रवाद की भावना थी। उन्होंने टेलीविजन में महाभारत और रामायण दिखाई। जितना उससे चेतना बनी रामायण के बारे, और यानी लोग जो रामायण नहीं जानते थे और पंडितों की जो भाषा को उनको समझ में नहीं आती थी वो टीवी में देखने लगे और उससे लोगों में एक पुनरुत्थान आया। वैसे ही राजीव गांधी की दिमाग में ये बात थी कि ये जो शाहबानू केस में मेरा नाम हिंदुओं में खराब हो गया, तो उसको थोड़ा बैलेंस करने के लिए ये बाबरी मस्जिद की जो दरवाजा बंद थे और ताला लगी थी उस ताला को खुलवा दे। कंप्यूटर और संचार क्रांति के जरिए देश को 21वीं सदी में ले जाने का सपना दिखाने वाले राजीव गांधी धर्म की राजनीति में उलझ गए। कांग्रेस को 1989 के चुनाव में न राम मिले न मुसलमान। 1989 आते आते आधुनिकता और उदारीकरण के प्रतीक राजीव गांधी धर्म की राजनीति और भ्रष्टाचार के चंगुल में फंस गए। राजीव काल के 5 साल में कांग्रेस का दलित, मुसलमान और ब्राह्मण वोट बैंक खिसक गया। देश की राजनीति पर आने वाले बरसों में इस बदलाव का बहुत असर पड़ा। इसके बारे में हम आपको बताएंगे इतिहास गवाह है के अगले एपिसोड में। आप देखते रहिए न्यूज़ 24।